बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मेहमान नवाज प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, 2025 का सूरज ढल चुका, नया दिन नए अज़्म के साथ तुलू होगा, मगर ये साल तारीख के सफ़े पर कुछ अनमिट कहानियाँ छोड़कर जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये साल एक तारीखी हैसियत रखता है। इस साल में मुल्क के दिफाई, मौशी और सिफारती महाज पर एक नई पहचान कायम की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने न सिर्फ मुल्क की दिफा को मजबूत किया बल्कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख में भी इजाफा किया। सिफारती महाज से लेकर खेलों के मैदान तक पाकिस्तान ने शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। ये साल एक मिसाल है कि किस तरह मजबूत क़यादत, मनसूबाबंदी और कौमी जज्बे के साथ मुल्क की वक़ार कायम रखा जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम में कोई बेहतरीन पेशरफ ना हो सकी। धरने, रैलियां, एहतजाज भी रिवायती अंदाज में जारी रहे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़कश 20 साल के इख्तितामी दिनों में गूंजी। ताहम PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात ये वाज़े करते हैं कि कानून, आइन और अवामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बीच तवाज़ुन कायम करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये मंजरनामा हमें दो अहम पहलू याद दिलाता है। एक तरफ पाकिस्तान की दिफाई और आलमी कामयाबियाँ और दूसरी तरफ अंदरूनी सियासी इंतशार। सवाल ये है कि क्या मुल्क अपनी दिफाई और मौशी कामयाबियों को सियासी अदम इस्तेहकाम के असरात से महफूज रख पाएगा, और क्या आइंदा साल के लिए सियासी कशीदगी मुल्की तरक्की और आलमी एतमाद को मुतासिर करेगी? इन सवालात के जवाबात को तलाश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है उस्मा कारदार साहिबा ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा आपके वक्त का। कहिएगा, साल अपने इख्तिताम को पहुंचा है, अस्करी और सिफाती लिहाज पर भी कामयाबियां मिली, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम जूं का तू है, इसका असल जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईमान, आपने मुझे इनवाइट किया और आपको मुबारक हो, आपका एक नया चैनल है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए, 2025 कामयाबियों का साल था पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजा, और पाकिस्तान को एक रीजनल पावर की तरह सारी दुनिया देख रही है। किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी जब आपको एक फतेह अल्लाह ताला नसीब करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर आ जाए? ठीक है, तो हमने देखा कि पूरी कौम ने यकजा होके अपने फील्ड मार्शल और अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ ये मार्का हक जो था ये जीता। जी। हमारी पाकिस्तानी कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है समझ बूझ रखने वाली कौम है, और उनको पता है कि पाकिस्तान की तरक्की का जो पहिया है वो कौन आगे लेके बढ़ता है, कौन उनके लिए बेहतरी की तरफ जो है सोच रखता है, कौन उनके साथ मुखलिस है, और इसके ज़माने में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई। तो इसलिए आप फिक्र ना करें, हमारे मुल्क में इस वक्त जमहूरियत भी है, हमारी सेंटर में बाकायदा नेशनल असेंबली फाल है, हमारी सेनेट फाल है, चारों सूबों में हमारे सूबाई हुकूमतें जो हैं वो काम कर रही हैं। हर सूबे में किसी मुख्तलिफ पार्टी जो है उसकी हुकूमत भी है, और आपने देख लिया है कि वो चल भी रही है। तो इसलिए आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक सोशल मीडिया में एक पार्टी का जो उबाल आता है ना, और फिर वो झाग की तरह बैठ जाता है, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी मईशत और हमारा जो सियासी इस्तेहकाम है वो आपस में जुड़ा हुआ है, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल कि हम किसी किस्म की अफरा तफरी जो है इस चीज़ का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उस्मा साहिबा, आखिर का साल का आखिरी दिन है, मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं आखिरी आयाम में। एक चेयरमैन PTI ने गुज़िश्ता रोज़ बात भी की थी, बैरिस्टर गौहर ने, कि हम मुलाकात के लिए जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात को कोई नेमुल बदल भी नहीं है। तो फिर रुकावट बेसिकली कौन है इन मुज़ाकरात में? ईमान, ये जितनी भी कंफ्यूजन है ये इनकी पार्टी में जो है डिवीजन की वजह से आपको नजर आती है। आपको पता है कि बानी साहब अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और किसी को वो खातिर में नहीं लाते हैं। कहने को तो उन्होंने आउटसोर्स कर दी पार्टी अचकज़ई को और मौलाना नासिर को, लेकिन हकीकत में वो बेचारे तो बगैर किसी अथॉरिटी के बैठे हुए हैं, उनके तो हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्होंने जब मुज़ाकरात का अंदिया दिया था तो क्या हुआ?
साथ ही अलीमा खान ने कह दिया था कि जो मुज़ाकरात करेगा वो पीटीआई से नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि बंदा किसके साथ मुज़ाकरात करे, कौन पार्टी चला रहा है, किसके हाथ में बागें हैं इस पार्टी की। आप देखें कि ये जो कोट लखपत है वहां से भी सदाएं जो हैं, जो इनकी जो एक्चुअल जो इनकी सियासी कद काठ वाले जो लीडरशिप है वो तो साइड लाइन कर दी ना इन्होंने। वहां से भी मुज़ाकरात की आवाज आई थी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक, ये इन सारों ने बढ़ के उसको वेलकम किया था। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि कोई किसी ब्लैकमेलिंग के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, आप टेबल पे बैठे और फिर देखें कि भाई कौन किसको क्या दे सकता है। वो चीज हमसे ना मांगे जो हमारे बस में नहीं। और हमारे बस में क्या नहीं है कि अगर आपके अदालतों में कोई केस चल रहे हैं या आपको अदालतों से कोई सजा हुई है तो हम वहां पे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर अपना नाम क्लियर कराना है तो अदालतों के थ्रू ही करवाना पड़ेगा, जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज हैं, जरदारी साहब हैं, इनको भी अदालतों ने रिलीफ दिया था ना। तो जिस तरह इनको इनके 2-3 ऐसे केसेस हैं जिनमें इनको बड़ा जबरदस्त अदालतों ने रिलीफ दिया। आप देखें इनकी इद्दत का केस था, एक तोशा खाना 1 का केस था, फिर इनका वो जो साइफर का केस था, अदालतों ने इनको रिलीफ दिया ना। लेकिन अदालतों ने इनको 14 साल की सजा भी दी है। अच्छा उस्मा साहिबा, आप अदालतों की बात कर रही हैं, सीएम केपीके के पास तो अदालती ऑर्डर्स भी होते हैं, फिर भी उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। देखिए ईमान, ये इनको क्यों समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान एक आईन और कानून के मुताबिक चलता है और जेल में अगर आपने किसी से मुलाकात करनी है तो एक जेल मैन्युअल होता है और उसकी एक जो पूरी जो एक रूल बुक होती है वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मादर पितर आजाद हो जाएं, आपके लिए हर जो कानून है और रूल है उसको पर से पुश डाल दिया जाए। इनको 1000 दफा कहा है, 2.5 साल से कितनी इनकी मुलाकातें करवाई गई, इनको कई दफा समझाया कि आप सियासी रंग ना दिया करें, बाहर आके ये सियासी इंतशार और जो अफरा तफरी आप फैलाते हैं और जो बयानिया सियासी आप बनाते हैं, इससे गुरेज करें। आप जो मीडिया की अटेंशन लेके और हर तरफ आप तमाशा लगाते हैं, ये इसकी इजाजत नहीं है। ये इनकी समझ में आता ही नहीं है। तो जब इनकी समझ में नहीं आता है तो फिर हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत ने तो एक कायदे कानून के मुताबिक चलना है ना। लेकिन उस्मा साहिबा, ख्वाजा साद रफीक भी कहते रहे थे कि अगर एक सियासी बंदे से मुलाकात हो रही है तो फिर गुफ्तगू भी सियासी होगी। तो हुकूमत के अपने अंदर से भी इस तरह की बातें उठती हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई वो बात नहीं है। अगर ये सियासी शख्स हैं भी तो जो इन्होंने जुर्म किए हैं, जिन सजाओं की वजह से ये जेल में बैठे हुए हैं, तो ये इनसे इनको गुरेज करना चाहिए था। इनको किसने कहा था कि ये करप्शन करें और लूट मार में शामिल हो जाएं और 450 कनाल जमीन जो है वो हड़प कर जाएं? ये किसने कहा था कि 9 मई को आप पूरी रियासत पे हमला कर दें? ये हमने तो इनको मशवरा नहीं दिया था ना। और किस तरह से आपने तोशा खाना में भी जाली रसीदें बना के और औने पौने सारे तोहफे जो है अपनी जेब में डाल ली, ये हमने तो नहीं इनको मशवरा दिया था। तो ये सारी बातें जो थी, अगर ये सियासी लोग थे तो इनको सियासी काम करने चाहिए थे। ये लूट मार का जो बाजार गरम किया इन्होंने, ये फिर इनको इससे दूर रहना चाहिए था। अब जैसा करोगे वैसा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उस्मा साहिबा, अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, पीएम ने पेशकश की है जो कि खुशाइन बात है, लेकिन अगर पीटीआई 1 पॉइंट एजेंडा अगर रख देती है कि अगर मुलाकात करवाई जाएगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे, तो हम समझेंगे मुलाकात होने जा रही है, और अगर नहीं होती तो फिर ये भी समझा जाए कि ये मुज़ाकरात भी बेनतीजा खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये कोई अनोखा लाडला तो नहीं है ना। अब अगर ये बहनों ने करनी है मुलाकात या इनकी पार्टी के लोगों ने करनी है तो उनसे बातचीत करें, बाहर आए, फिर उसके बाद जाएं, अपनी कोई मीटिंग्स वगैरह करें और वहां पे जो इनका लाएअमल है वो कौम के सामने रख दें। ये तमाशा तो लगाने की और ये जो नौटंकी इन्होंने अडियाला के बाहर, और भी तो लोग बसते हैं यहाँ पे, और एक दफा 144 लगी हुई है। इनको आईन और कानून का कोई पास नहीं है। अलीमा खान जो है, इनके कम से कम 15
वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालतों ने जारी की है, ये एक दफा पेश नहीं हुई। तो ये क्या कानून से बालातर है सारे? अच्छा उस्मा साहिबा, कुछ खबरें ये भी हैं कि इमरान खान को किसी और जेल में भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से है कि 2026 में कोई चांसेस हैं कि उनको मुंतकिल किया जाए किसी और जेल में? ऐसी अगर कोई बात हुई तो हमसे ज्यादा पहले आपको पता चल जाएगा। नहीं, आप ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं। नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। और पंजाब हुकूमत के अंडर है अडयाला जेल? जी बिल्कुल, उनके अंडर अंडर तो देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो किसी भी इदारे के काम में मुदाखलत बेजा नहीं करती। वो कहती हैं कि आपका जो आइन और कानून और आपका जो एक तरीकाकार है, आप उसके मुताबिक चलें। जो उस्मा साहिबा, लेकिन पीटीआई तो ये भी इल्जाम आयद करती है कि जो ये पुलिस रवैया इख्तियार करती है, मुलाकात के लिए जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी मरियम नवाज के अहकामात की वजह से होता है। तो मुझे ये बताएं कि ये इंतशार क्यों फैलाते हैं जब दफा 144 लगी हुई है? दफा 144 का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि 4 से 5 ज्यादा लोग जो है उनको इकट्ठा होके कहीं गैदरिंग करने की इजाजत नहीं है। तो ये जो 40-50 उठा के लोग ले आते हैं और फिर शोर डालना शुरू कर देते हैं और हंगामा आराई करते हैं और लोगों की जिंदगियों में खलल डालते हैं, तो क्या हुकूमत जो है वो चूड़ियां पहन के बैठ जाए? अच्छा उस्मा साहिबा, अभी दौरा लाहौर भी किया था सीएम केपीके ने, उसके बाद हमने देखा है कि दोनों सूबे आमने सामने आ गए हैं। वो जो सारी सूरत हाल रही थी, आप समझते हैं ये जो तफरीक की लाइन खींच दी गई है ये खत्म होगी? देखिए, इनको वेलकम किया गया था, इनको कहा गया था आप आए, जरूर आए, आप घूमे फिरें, वो तो कहते हैं कि हमारा और वेलकम लाइटें बंद करके किया गया था। कुछ बंद नहीं किया गया था। ये पंजाब असेंबली में जब आए हैं, इन्होंने तूफान बदतमीजी बर्पा किया, गैर मुतल्लिका लोगों को लेके आए, फिर मीना खान के मुंह से जो आपने गलाजत निकली वो भी आप सारों ने सुनी। तो क्या पंजाब के लोग इसलिए इनको वेलकम करें कि इस तरह के जो ये अलकाबात से लोगों को नवाजते हैं और घटिया, ना इनको माँ की, ना बहन की, ना बेटी की इज्जत जो है वो कि इन्होंने तो केपी के जो गयूर अवाम है उनकी भी नाक काट दी, उनकी भी इज्जत को इन्होंने मलिया मेट कर दिया। वो लोग ऐसे तो नहीं है, वो तो अब बड़े तौर तरीके वाले और वो अच्छे वैल्यूज वाले लोग हैं, हमारे पख्तून बहन भाई जो हैं। तो ये क्या, ये किस किस्म के लोग आए थे? फिर ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको फूलों की चादर इनके लिए बिछाई जाएगी? आप अपना रवैया तो देखें ना पहले। बिल्कुल। और जैसे आपने हवाले दिया है, मरीम नवाज साहिबा भी काफ़ी अच्छे इकदाम भी कर रही हैं और उनके बयानात भी काफ़ी मुस्बत सामने आते हैं। ख़वातीन के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। उस्मा साहिबा, आप नहीं समझती कि अगर किसी ख़वातीन पर सर्दी की रात में वाटर कैनन का इस्तेमाल ये जस्टिफाई करता है? मुझे दोबारा बोलेंगी? गुज़िश्ता रात जो अडयाला जेल के बाहर हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया सर्द रातों में, इमरान खान की बहनें वहाँ पर मौजूद थी, ना सिर्फ वो मौजूद थी, कारकुनान भी मौजूद थे, उनमें ख़वातीन भी मौजूद थी, उन पर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है ये जस्टिफाई करता है? क्योंकि मरीम नवाज साहिबा के बयानात मौजूद हैं कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है। देखिए, आप औरत कार्ड खेल के तो कानून को क्या आपने अपनी लौंडी और बांदी समझा हुआ है? कानून तो हर एक के लिए एक होता है। इन्होंने क्या, आपको याद नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा मिलने गई थी अपने वालिद को और इन्होंने क्या किया था? उनको हथकड़ियां पहना दी थी। फिर उनकी जब वो कैद में इनको जब डाला हुआ था तो इनके जो डेथ सेल में कैमरा फिट किया हुआ था जो कि पीएम हाउस में खुलता था। ये तो इनकी हरकतें थी। फिर आप जो ये रेड लाइन खवातीन है, तो किस किस्म की इन्होंने बातें की हैं जाके पंजाब असेंबली में। वो जो है वो इनकी ग्रीन लाइन है सारी, जो आए थे वहां से केपी से। जरा इन बातों का जवाब दे दे मुझे। बिल्कुल, ये वो चीज़ भी गलत है। जाहिर है किसी ख़वातीन के बारे में ऐसी बातें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे शफी जान साहब ने किया, उसकी हम मजम्मत करते हैं। अच्छा, हम कमिंग बैक टू मुज़ाकरात, उस्मा साहिबा आप समझती हैं कि जो मुज़ाकरात का मैंडेट दिया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लीडरान को, अब हुकूमत में से किसी का राब्ता है इनसे? क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी इस चीज़ का इंदिया दे चुके हैं कि कुछ हुकूमती ओहदेदारान से बातचीत चल रही है। देखिए, हमने तो कभी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया, क्योंकि हम एक जमहूरी जमात हैं। पहले भी मुज़ाकरात के लिए हमारी सारी एक बड़ी हाई लेवल टीम जो थी वो इनके साथ एंगेज थी, बाकी पार्टीज भी उसमें शामिल थी।
लेकिन क्या हुआ, हमने जब टेबल पे इनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, इनको कुछ ऑफर करने की कोशिश की, ये भाग गए। बिल्कुल जी। तो ये तो इनका इनका सर पैर क्या है, मुझे अब भी इनको बिल्कुल हमने दावत दी हुई है, लेकिन वो शराइत के आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बगैर शराइत के वो होंगे। उसके बाद उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ सकता है, लेकिन पहले ही आप ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दें तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। ठीक है उस्मा साहिबा, आखिर में 2025 में पीटीआई की लीडरशिप ने काफी सख्तियां देखी हैं, 2026 में आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात है? देखिए, ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियां मारते हैं। इन्होंने पहले अपना नेशनल असेंबली में जब इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ आ रहा था, इन्होंने तहलील कर दी, वो गैर आईनी इन्होंने हरकत की, ठीक है। फिर इन्होंने इस जोम में थे बानी साहब के मुझे 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, इन्होंने अपनी हुकूमतों को पंजाब में और केपी में घर भेज दिया, ठीक है। तो ये इनके पास 100 से ज्यादा लोग इस वक्त नेशनल असेंबली में हैं, 100 से ज्यादा पंजाब असेंबली में है, केपी में इनकी अपनी हुकूमत है। ये क्यों नहीं एक फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा करते? ये क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान में इनके अलावा कोई किसी का मैंडेट ही नहीं है, ना ये किसी के मैंडेट को इज्जत देते हैं? तो अगर इस तरह का ये इनका रवैया रहेगा, जिस तरह 2 साल इन्होंने रोते पिटते गुजारे हैं, अगले 3 साल भी ये रोते पिटते गुजार देंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनमें पीटीआई में बहुत ऐसे सेंसिबल लोग भी हैं, वो खुद तंग पड़े हुए हैं। वो कहते हैं बानी साहब चैन से हमें बैठने नहीं देते, हर वक्त एनआरओ की कहानी चल रही होती है। तो वो इनको चाहिए कि ये पब्लिक इश्यूज पे इस वक्त फोकस करें। इनको जो मैंडेट मिला हुआ है, अच्छा खासा मैंडेट मिला हुआ है, उसको लेके आगे चलें और पाकिस्तान और जाहिर है ये सारे मामलात जो है वो एट दी एंड मुज़ाकरात से ही हल होने, टेबल पर आकर बैठ चीत के ही ये मामलात हल होंगे। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग मौजूद थी। और नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम डिफेंस के हवाले से बातचीत करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के दिफा के हवाले से। और 2025 में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिफाई महाज पर काफ़ी कामयाबियां भी दी थी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। आप दिफाई तज्जियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त का। जाहिद साहब, साल 2025 में अल्लाह ने पाकिस्तान को दिफाई महाज पर कामयाबियों से सरफराज कर दिया, और सिफारती महाज पर भी। आपके नज़दीक ये साल पाकिस्तान की तारीख में कैसा रहा दिफाई महाज पर, और आइंदा साल के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस करेंगे? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट एंड हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, पहली चीज तो ये है कि साल 25 जो है ये इसमें बहुत सर्ज देखी गई, और पाकिस्तान के खिलाफ दोनों स्टेट्स की तरफ से, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट से, अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से सीरियस एप्लीकेशंस की गई ताकि पाकिस्तान के ऊपर पॉलिसी कैप्चुलेशन, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में, और जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसकी चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी तब्दीलियों की कोशिश की गई। और इंडिया ने भी अपनी कन्वेंशनल फोर्सेस का इस्तेमाल किया, और जो 4 दिन की जो जंग है वो पाकिस्तान की जो पिछले 4 जंगें हुई हैं उससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट के साथ इम्प्लीमेंट हुई है जी। और पाकिस्तान का नैरेटिव जो है ना, वो पाकिस्तान का ये जो कंस्ट्रक्ट है एज अ स्टेट, वो बड़ा चेंज हुआ, और पाकिस्तान री इंटीग्रेट हुए इनटू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ दिस मिलिट्री एप्लीकेशन। जो 4 दिन की जंग हुई, द वे पाकिस्तान शोड इट्स पोटेंशियल, अपना डिफेंस, अपना दिफा, और जिस भरपूर तरीके से इंडिया को शिकस्त दी, तो आप उस दुनिया की स्टोरी जिससे आप गायब थे, एक ऑपरेशन सिंदूर की एक रात पहले तक वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कह रहे थे कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, और फिर स्क्रैम्बल जिस तरीके से उन्होंने किया, और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की, चाहे वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स हो, हमारे रीजन की पॉलिटिक्स हो, ईरानियन कॉन्टेक्स्ट हो,
अमेरिका जो है वो आपका पार्टनर बनकर, तो आप एक मीनिंगफुल रेलेवेंट प्लेयर के तौर पर सामने आए हैं। और ये जो आपकी नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा गया आपकी मिलिट्री कामयाबी का, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद, मार्के हक के बाद, तो उसके सम्राट हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम अपनी नेशनल परफॉर्मेंस के बाद अचीव करके बैठी हुई है। सर्ज में भी इजाफा हुआ और आई एम श्योर कि 26 जो आगे आने वाला साल है उसमें कन्वेंशनल तो मैं इतना खतरा नहीं देख रहा। गो के इंडिया बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा है कि अभी ऑपरेशन 2.0 हमने संदूर करना है, तो करें जी। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स उससे भी सख्त जाएगा। और जो रईसी उसकी कसर है, जिस तरीके से स्क्वीज हुआ है पूरी दुनिया में, जब उनको कहीं लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं मिले तो काबुल की एक स्ट्रिप पे जाके हल्का सा लैंड किया उसने, तो और ज्यादा स्क्वीज होगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्स है, अगर कोई अगला मिस एडवेंचर होता है तो वो उससे भी बड़ा होगा, जिसका अभी तक ना पाकिस्तान के अंदर किसी ने सोचा और ना बाहर दुनिया ने अभी तक सोचा है। बिल्कुल, अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करेगा तो पाकिस्तान बिल्कुल पहले से ज़्यादा मौसर जवाब भी देगा। जाहिद साहब, साल के आखिरी प्रोग्राम हम ये कर रहे हैं जिस साल में पाकिस्तान ने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, नेस्तो नाबूद किया, और आइंदा इस साल में कौम को एक दहशतगर्दी का एलिमेंट भी हम देखते हैं कि सामने है। आप समझते हैं कि इस साल में हम दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर लेंगे? देखिए ईमान, बात इस तरह है कि ये जो हाइब्रिड वॉर होती है या जो नॉन स्टेट एक्टर्स की वार होती है, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कब खत्म हो जाएगी कब नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ काइनेटिक एक चीज नहीं होती। वो कहते हैं ना, दहशतगर्द को तो फौज मार लेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस मार लेंगी, असल मुकाबला है दहशतगर्दी का जी, जो नेशन ने करना है। और कई दफा आपको याद होगा 2014 में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने वॉर ऑन टेररिज्म बार बार जीती है, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, और पाकिस्तान में शिकस्त दी है। लेकिन मिलिट्री विक्ट्री जो है ना, वो तब तक मुकम्मल नहीं हो जाती, नेशनल विक्ट्री में नहीं कन्वर्ट होती, जब तक पूरा एक होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के तहत आप उन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को या दहशतगर्दी को खत्म ना कर दें। हमने 2014 में देखा, नेशनल एक्शन प्लान आया, उससे पहले हमने जंग को सीधा किया, पाकिस्तान के बच्चों पे हमले किए गए, स्कूलों पे हमले किए, तो आपने फ्लश आउट किया टेरिटरीज से। वजीरिस्तान आपने सीधा किया, जीता, बाजोड़ को क्लियर किया, सवात को उससे पहले 7-8 की एप्लीकेशन शुरू थी 2007 में, उसको आपने जीता। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पे अच्छा अमल ना होने की वजह से और रीजनल हालात की वजह से हम दोबारा उसी गड़े में जाके गिरे हैं। बिल्कुल, हमने पाक भारत जंग में तो देखा था, जब तक पूरी नेशन अगर जिसने डिसाइड कर लिया नेशन ने जी कि हमने इसको लड़ना है, इररिस्पेक्टिव किस पे कितनी पॉलिटिक्स है, कितना फायदे है, किसके इकोनॉमिक टेररिज्म से कौन जुड़ना चाहता है, कौन नहीं चाहता, यू कांट गिव टाइमलाइन। बट हाउएवर पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान हैज द विल टू विन दिस वॉर। तो वी विल विन इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। जाहिद साहब, लेकिन हम दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हैं तो कन्वेंशनल वॉर में तो भारत को जिस तरह शिकस्त हुई वो हमारे सामने है, दुनिया उसको मान रही है। अब जो ये प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला जारी है, प्रॉक्सीज को यूज करके जो दहशतगर्दी की जा रही है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसको भी जल्द काउंटर कर लेगा? जी, मैं वही इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ये जो दहशतगर्दी वाली जंग है यही नजर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का ज्यादातर इश्यूज जो है वो गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस से शुरू होते हैं और फिर वो इनसिक्योरिटीज और इंस्टेबिलिटीज की तरफ चले जाते हैं। आप कुर्रम को देख ले, कुर्रम में आप कितने सीरियस हालात है, लेकिन ये भी एक बैड गवर्नेंस, पुअर मैनेजमेंट, लैंड्स को मैनेज नहीं किया गया सही, रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से, तो ये करता करता सेक्रेटेरियन से होता हुआ अभी सीरियस जंग का शक्ल इख्तियार कर जाता है। एक्सटर्नल एलिमेंट्स आ जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी हैं। पूरी दुनिया में इस जंग के बाद पाकिस्तान की वाह हो गई है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भी इसी का नतीजा है। दुनिया हम पर एतमाद कर रही है। क्या आइंदा साल आप देखते हैं कि मजीद ऐसे दिफाई मुआहिदे भी मुमकिन है? जी, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजिकली वी आर पार्टनर विद अमेरिका जी, वी आर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स, डीप अलाय हैं हम चाइना के, तुर्की के साथ हमारी अलायंस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सऊदी अरेबिया के साथ, बांग्लादेश के साथ आप मीनिंगफुल हुए, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ईरान का इतना जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग आपस में एटलीस्ट लीडरशिप के लेवल पर हुई है, शायद ही पास्ट में कभी ऐसा। बांग्लादेश का देखें, 2 नेशन थ्योरी जो है दोबारा रिवाइव होकर सामने आई हुई है, बांग्लादेश आपके साथ जुड़ रहा है। आज आप मिडिल ईस्ट में आप पीस प्लान का हिस्सा है, तो उसके अलावा सेंट्रल एशिया, चाइना, हर वक्त आपके पार्टनर्स हैं, वो आपकी तरफ देखते रहते हैं।
तो पाकिस्तान, मैंने जैसे कहा कि उसकी रीइंटीग्रेशन इनटू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स हुई है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। वो भारत जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, दुनिया से दूर करना चाहता था, आपको तोड़ने के पै दर पे है, तो आज वो खुद आइसोलेट खड़ा है। मैंने जैसे पहले कहा कि उसको जब कहीं लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं दुनिया मिले तो जाके काबुल की स्ट्रिप पे उसने लैंड किए और दुनिया को उसका जो असल चेहरा है वो बिल्कुल सामने नजर आ गया कि एक कमीलियन अप्रोच के साथ खड़ी हुई एक स्टेट है जो वल्नरेबल हो गई है इन ऑल डोमेन्स। अच्छा जाहिर साहब, आज एक मुसाफा भी काफी ट्रेंड कर रहा है जयशंकर का और स्पीकर असेंबली का। आप समझते हैं कि भारत को भी अब कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि थोड़ा रवैया चेंज करना होगा? जी बिल्कुल, भारत के अंदर भी जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, मैं को उनसे खैर अच्छे की उम्मीद तो नहीं कर रहा और ना मुझे कोई परेशानी होती है जी भारत की वजह से। हम हर चीज को भारत के प्रिज्म से देखते हैं। वो मुसाफा नहीं करना चाहते तो ना करें। स्पीकर साहब का वहां पे बांग्लादेश में होना और उनका मुसाफा करना, भारत के अंदर भी प्रेशर डेवलप हो रहा है कि ये किस तरह की अप्रोच है आपकी कि क्रिकेट को आपने वेपनाइज कर दिया, आपने पानी को वेपनाइज कर दिया। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन में भी आप बातचीत करते रहते हैं, वर्स्ट ऑफ एनिमी से। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से आप जो है वो एक भारत का जो एक चेहरा था उसको आपने मजरू कर दिया। इट्स नो मोर अ सेकुलर भारत। पूरी दुनिया को पता चल गया है हिंदुत्व से लुथड़ा हुआ सेफ्रोनाइज्ड किस्म का भारत है। इट इज नो मोर अ बिग डेमोक्रेसी एंड ट्रू डेमोक्रेसी। वहां पे इतनी इंटिमिडेशन पर्जन है, आवाजें सप्रेस की जाती हैं, मीडिया आप देख रही है गोदी मीडिया जिस तरह का हो गया जिंगोइज्म कर करके। उनकी जो मिलिट्री है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रही है, तो मिलिटेंट विंग ज्यादा है वो संघ परिवार का और लेस ऑफ इंडियन मिलिट्री। तो एक उन्होंने जो मकाम हासिल किया था और था तो शरेड, हमें तो बिल्कुल पता था, दुनिया को भी अब उसकी समझ आ गई है कि ये जो सामने है वैसे है नहीं। तो अब वहां पे भी स्ट्रेटेजिक माइंड जो है इंडिया के अंदर, अक्लमंद लोग भी हैं, वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि जी आप अपने ये अप्रोच जो है ना इसको ठीक करें, आपकी अप्रोच ठीक नहीं है टुवर्ड्स दी। और फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी पे तो अभी हिंदुस्तान टाइम ने खुद लिख दिया, सॉरी द हिंदू ने लिखा, द हिंदू ने जी। तो और भी बहुत से आर्टिकल्स इन पे लिखे जा चुके हैं। आज आप मार्केट आपने देखा जो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में आया कि अमेरिका के किन ममालिक साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए और किन के साथ खराब हुए। तो जो 5 ज्यादा खराब हालात वाले ममालिक हैं उनमें इंडिया शामिल है। तो ये वही इंडिया जो कल हाउडी मोडी कर रहा था, जो आपकी सरकार ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, और बड़ा कॉन्फिडेंट थे अपनी जाती दोस्ती पे अपने, तो आज वो किधर खड़े हैं? बार बार ट्रम्प उनको याद दिला देते हैं कि आपके जहाज जो है वो 8 जहाज गिर गए और ये वो। तो कहने का मकसद ये कि वो स्क्वीज हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मीनिंगफुल हुए और इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो फेल हुई है, कमीलियन अप्रोच है। पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है सब लोगों के साथ, अपने नेबरहुड के साथ, बट कोर्जन और इंटिमिडेशन से नहीं, बराबरी की सतह पर बिल्कुल। लेकिन जाहिर साहब स्टिल भारत जो है वो बाज नहीं आ रहा अपने औचक कंडों से। मुंह पे तो ये किया जाता है लेकिन बैक पे हम देखते हैं कि फिर उनकी टेक्नोलॉजी को भी मजीद तेज किया जा रहा है, फौजी तरबियत भी दी जा रही है, दिफाई बजट भी बढ़ा रहे हैं और मजीद तैयारी भी खरीदे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बैक स्टेप पे फिर भी तैयारी जारी रख रहा है दोबारा कोई मिस एडवेंचर की। देखो उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सर्वाइवल के लिए जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को एक एनिमी सामने रखना चाहिए जिसका खौफ दिलाते हैं, झूठा खौफ अपने लोगों को। पाकिस्तान डोंट हैव एनी नेफेरियस डिजाइंस अगेंस्ट एनी कंट्री। हमारा भारत के साथ बिल्कुल लड़ाई है, वो है कश्मीर के ऊपर, प्रिंसिपल लड़ाई है हमारी और रहेगी जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, क्योंकि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अभी तक मुकम्मल ही नहीं है। मैं और आप आजाद कोई नहीं है जब तक हमारा कश्मीर हमारे साथ आके खड़े, वो है वो रहेगा। उसको आप बैठ के तस्वीर तलब जो मसाइल है उनको बैठकर हल करें। पाकिस्तान के कोई अखंड पाकिस्तान वाले डिजाइन नहीं है, नो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, न हमारी हेजमोनिक पॉलिसीज है, ये इंडिया की पॉलिसीज है। इंशाल्लाह यही उसको ले डूबेंगी जिसके परसूट में वो पागल हुआ जा रहा है। तो पाकिस्तान तो तस्फियात को हल करना चाहता है बातचीत के जरिए। हमसे ज्यादा जंग का किसको पता है कि कितनी पेनफुल चीज है। इंडिया के अवाम ने अभी तक फुल स्केल जंग देखी नहीं है और अगर खुदा न खास्ता उनकी बेवकूफ पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप ने कोई इस तरह का फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करे, तो पाकिस्तान विल इन्फ्लिक्ट पेन ऑन इंडियन पीपल इन ऑल डोमेन्स। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए बर्दाश्त करना। अच्छा जाहिद साहब, हम इस साल की बात करते हैं 2025 की, तो यकीनी तौर पर एक अहम इवेंट मार्का हक जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो पूरी दुनिया में पॉजिटिवली उजागर हुआ है, उसमें किरदार यकीनी तौर पर पाक फ़ज़ाई को भी जाता है। क्या डिफरेंस था जो हमने भारत के 8 तैयारे डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक गिराए और पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ? वो डिफरेंस आप क्या समझते हैं?
देखिए, सुपीरियर मनूवर, सुपीरियर बैटल प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजिक माइंड, प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजें हावी हो गई और पाकिस्तान वाज रेडी इन ऑल डोमेन्स अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर। इवन पाकिस्तान के अंदर कई लोग ईमान आप समझ ले के सरप्राइज हो गए कि पाकिस्तान इतना जबरदस्त रिस्पॉन्ड करेगा। तो आई थिंक एक नैरेटिव ट्रू बेस था, फिर हमारी जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, फिर आर पार्टनर चाइना की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और वॉर को सही स्टडी किया, और इंडियंस वर नॉट प्रिपेयर्ड कि पाकिस्तान इस तरह का रिस्पॉन्ड करेगा। वो समझ रहे थे कि डोमेस्टिक पोलराइजेशन की वजह से बिल्कुल वीक हो चुका है तो कम कर जाएगा, और दुनिया भी उनके साथ खड़ी थी। दुनिया को पता था चलो यार ये पाकिस्तान वाला तो बीच में से कांटा निकले ना, आई डोंट नो। हालांकि पाकिस्तान हमेशा दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए, रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, वी हैव सफर्ड द मोस्ट। तो दुनिया को इसकी कदर करनी चाहिए थी, जो अब आई है उनको इसकी कदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कंट्रीज गिनवा दी है, सिचुएशन दिखा दी है कि पाकिस्तान हाउ बेटर पोजीशन पे खड़ा है आज के। अच्छा जाहिद साहब, अब भारत जो है वो पानी को भी हथियार बना रहा है, जिस तरह से दरिया भी बनाए जा रहे हैं और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के लिए पूरी साजिशें प्लान की जा रही हैं। पाकिस्तान को अपना मौकिफ कहाँ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत तो अब कोई भी कानून नहीं समझ रहा। देखिए, पाकिस्तान तमाम चांस देगा पीसफुल मीन्स को, चाहे डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकल हो, उनको मुकम्मल देगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता फिर भी अगर वो शरारत से बाज नहीं आते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के साथ, तो पाकिस्तान ने इसको अपना नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दी है, अलॉन्ग विद कश्मीर, अलॉन्ग विद आवर सॉवरेनिटी, हमारी ज्योग्राफियाई सरहदें, हमारा न्यूक्लियर, हमारा पानी। This is vital, national vital interest of Pakistan. And to protect the national vital interest of your country, you use all available means at your disposal to protect it. तो फिर आप अंदाजा लगा ले कि पाकिस्तान कहां तक जाने के लिए तैयार है। ये 25 करोड़ आवाम की जिंदगियों का मसला है जी। आप किसी की जिंदगी के साथ इस तरह नहीं खेल सकते। और पाकिस्तान एक ऐसा बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कम कर जाएगा। वो तो पाकिस्तान ने साबित भी कर दिया है। ये जो सारी मार्का यहाँ की पूरी एक्सरसाइज रही, पूरा इवेंट हुआ, उसमें पाकिस्तान ने साबित कर दिया। लेकिन जाहिद साहब, ये जो सारी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है, इसके पीछे यकीनी तौर पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत भी है। उनकी क़यादत के हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? I think he has led Pakistan in crisis amazingly well. पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे पाकिस्तान के खैरख्वाह लोग नहीं है जो समझ ही नहीं पा रहे कि आपने ये जो सोशल मीडिया कैंपेन्स या फौज के खिलाफ करते हैं, तो प्राइमरीली आप वॉर की जो ट्रिनिटी है, जो वॉर एग्जीक्यूट करने का ट्रायंगल है, जिसमें अवाम, गवर्नमेंट और अफवाज, इनमें आप दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनिंग देयर बाय आप पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद प्रिंसिपल स्टांस लिए, क्लियर पोजीशंस लिए, चाहे ईरान पे अमेरिका का हमला हो, पाकिस्तान ने बड़ा हक का साथ दिए। हालांकि उस वक्त ये उम्मीद की जाती है कि अमेरिका के साथ चूंकि तल्लुकात बेहतर हो, पाकिस्तान शायद खामोशी इख्तियार करे। नो, प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर पाकिस्तान ने कमेंट किए, क्लियर पॉलिसी ले लिया उन्होंने काबुल के बारे में। उस वक्त तक न वो ट्रेड करने को तैयार है और लड़ने को भी तैयार है। और जब आसिम मुनीर साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी कि एक पाकिस्तानी की एक जिंदगी जो है वो 1000 दर्जे मुकद्दम है ऐसे अफगानिस्तान के ऊपर, ऐसी दोस्ती के ऊपर। That is a very clear understanding, clear depiction of the will of the people of Pakistan, और पॉलिसी बड़ी क्लैरिटी। वो जो पास्ट में शकूक शुबहात होते थे ना थोड़े से अफगानिस्तान की पॉलिसी के बारे में, तो वो तो बिल्कुल रिमूव कर दी उन्होंने। Now it depends upon the अफगानिस्तान तालिबान के वो अपना कितनी तब्दीली अपने अंदर लाते हैं, and they start governing Kabul for the people of अफगानिस्तान। तो आसिम मुनीर साहब ने फिर जितना स्पेक्ट्रम है, अभी CDF का ऑफिस एस्टेब्लिश हो चुका है, तो वो अभी वो तैयारियां कर रहे हैं। अगली बार अगर हम पे जबरदस्ती मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान तो फिर उसका रिस्पॉन्ड करेगा जी, उसकी तैयारियों में। आई थिंक ही हैज लेड वेल, और उनकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जो पाकिस्तान को रेलेवेंट किया, उसका तो देयर इज नो मैच। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। नाज़रीन, ब्रेक शामिल करेंगे, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे कि 2025 का साल जो है मईशत के हवाले से कैसा रहा और 2026 के साल में हम क्या तवक्को कर सकते हैं, मौशी लिहाज से क्या बेहतरियाँ आएंगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब ने। आप माहिर माशियात हैं, बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त का। आबिद साहब कहिएगा 2025 की मईशत को हम इस्तेहकाम या हकीकी तरक्की कह सकते हैं, और क्या हुकूमत की जानिब से जो मौशी बेहतरी के लिए दावे होते गए क्या वो हकीकतन भी एग्जिस्ट करते हैं, और इस पूरे साल में आपने ग्राउंड रियलिटीज़ क्या देखी हैं? देखिए, जहाँ तक इस्तेहकाम है तो उसमें तो कोई शक नहीं। हाल दो IMF और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, उनके लोन्स पे इस्तेहकाम है, लेकिन डेफिनेटली 25 का साल जो था 24 से बहुत बेहतर है। 24 में इन सब लोन्स के बावजूद अगर आप देखें तो बहुत से पैरामीटर्स जिसमें इन्फ्लेशन है, जिसमें स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जिसपे शरह सूद है, जिसपे जो इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट है, या ओवरऑल जो GDP रही, तो वो सब जो थे 2025 में 2024 से कहीं बेहतर रहे। अगर हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा जो है वो हकीकी सतह पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या हुआ, तो थोड़ा सा नाज़रीन के लिए क्लैरिटी के लिए हमें ये चीज़ पहले जानना होगी कि जब कोई मुल्क जो है वो IMF प्रोग्राम में होता है तो उसका पहला मकसद डिफॉल्ट होने से बचना होता है। उस वक्त आप तरक्की जो है उसकी बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप ये देख रहे होते हैं कि कैसे बचा जाए। आपकी जो करेंसी डिवैल्यूएट हो रही होती है बड़ी तेजी के साथ, उस करेंसी को कैसे सहारा दिया जाए, और ये देखना होता है कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो कैसे इम्प्रूव की जाए। और ये सब चीजें जो है वो हमें 2025 में होती हुई नजर आई हैं। अब जो समाजी तरक्की की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली जो आम जो शहरी है उनकी जिंदगी पे जो फर्क आया, तो बदकिस्मती से वहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखें तो उसमें पाकिस्तान पिछले साल की निस्बत 4 दर्जे उसकी तनज़्ज़ुली हुई है। अब वो पिछले 2024 में 164वें नंबर पे था, अब वो 168 नंबर पे आ गया। इसी तरीके से अगर हम SDG परफॉर्मेंस को देखें, अगर हम अपने जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको देखें, तो उन सब में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं रही। अगर हम पॉवर्टी नंबर्स को देखें तो वो भी हमें देखने में आया कि खतर गुर्बत से नीचे रहने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। तो ये जो डिस्कनेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में और आम पाकिस्तानी की जिंदगी में जो तब्दीली जी वो है, और गालबन 2026 का एजेंडा यही होना चाहिए हुकूमत का। अभी सब जैसे आपने कहा कि 2024 के मुकाबले में 2025 में मईशत का हजम बेहतर भी दिखाई दिया, लेकिन वही बात है कि आम शहरी को इसका फायदा महसूस नहीं हुआ। आम शहरी आज भी यही शिकवा कर रहा है कि महंगाई है। अगर महंगाई की होने की शरह में यकीनन कमी आई है, ठीक, आप ये नहीं कहते, यानी जिस तेजी से पिछले साल चीजें की कीमतें बढ़ती रही, अगर उसी तेजी से अब बढ़ रही होती, एक चीज 100 की 125 पे आ गई थी, अब उसमें फिर 125 में फिर 25% इजाफा हो जाता तो बहुत महंगी होती। उसमें 25% इजाफा नहीं हुआ, उसमें कम हुआ है। ये है इन्फ्लेशन में कमी सादा लफ्जों में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये दो अलग हम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं। एक है स्टेबिलिटी हासिल करना, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है अब उसकी तरफ तवज्जो देना होगी। स्टेबिलिटी का आम आदमी को फायदा ये होता है कि रुपए की कीमत मुस्तहकम रही, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत जो है वो 400 रुपये पे नहीं पहुंच गया और या 300 पे नहीं पहुंच गया, और ये सबसे बड़ा इस साल की अचीवमेंट है। अच्छा आबिद साहब, हुकूमत बार बार ये भी दावा करती रही कि 2025 में हम IMF से छुटकारा हासिल कर लेंगे, ये आखिरी साल होगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप देखते हैं कि 2026 में हम IMF के बोझ तले से निकल सकेंगे? यकीनन नहीं, अभी हमें कम से कम एक प्रोग्राम और चाहिए होगा, जो अगले 4 से 5 सालों में हर साल हमें इतना ही एक्सटर्नल बोरिंग करनी है जितनी इस साल की है, और ये IMF प्रोग्राम में रहे बगैर नहीं हो सकती। अच्छा अभी साहब, मुल्क की मैशत के हजम के हवाले से अगर हम बात करें तो 761 अरब रुपए की कमी भी सामने आई है। आप क्या समझते हैं, क्या ये मौशी कमजोरी की अलामत थी? नहीं, ये मौशी कमजोरी की अलामत बिल्कुल आप इसको नहीं कह सकते। ये रीबेसिंग भी हुई है, इसको भी फर्दर रीबेस होना है, और
ये हमें ये देखना है कि 2025 के सैलाब के बाद ये सारे नंबर्स आपके सामने दिसंबर में आ रहे हैं, तो जाहिर है कि उस सैलाब के इम्पैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, आपने जैसे हवाला दिया सैलाब के हवाले से काफ़ी तबाही भी हुई, लोगों का नुकसान भी हुआ। आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? 2026 के साल में हम दाखिल हो रहे हैं, बेरोजगारी का खात्मा और महंगाई में जो है कमी किस तरह लाई जा सकती है? क्या इस्लाहात लानी चाहिए? ऑलरेडी 2022 के सैलाब के मुकाबले में 2025 के नुकसान जो थे हुकूमत ने बहुत आसान तरीके से कम किए। अभी भी वज़ीर आज़म ने जो एक टास्क दिया था क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर को कि अगले साल की मानसून के लिए प्रिपेयरनेस की जाए, आई होप के उस पर अमल होगा। एक बड़ा अच्छा प्लान मुझे इल्म है कि तैयार हुआ है। और उसके साथ साथ जो सूबे हैं, सूबों को देखना होगा कि वो कितनी प्रिपेयरनेस रखते हैं। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं कर पाएगी जब तक कि सूबाई हुकूमत उनका साथ नहीं देंगे। अच्छा, अभी साहब 2026 में दाखिल होते हुए पाकिस्तान की मईशत के लिए आपने सबसे बड़ा खतरा क्या देख रहे हैं और सबसे बड़ी उम्मीद क्या समझी जाए? सबसे बड़ा खतरा जो है वो 3 एक्सटर्नल खतरे हैं। पहला जियोपॉलिटिकल है, हमें नहीं पता कि किस मुल्क में क्या हो और उसका पाकिस्तान की मईशत पे क्या जो है वो असर आए। दूसरा बड़ा खतरा जो है वो तेल की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ये जब तक $100 पर बैरल पे हैं ठीक है, जो ही 60 से ऊपर जाएंगी हमारे लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। तीसरा बड़ा खतरा मानसून है। मानसून कैसा रहेगा 2026 में, क्या उस मानसून की तैयारी हुकूमत की है या नहीं है। और 2026 में उम्मीद हमारी यही है कि ये साल इस्तेहकाम का साल था, अगले साल में इस इस्तेहकाम के जो समरात हैं वो अवाम तक पहुँचाने होंगे। वो देखते हैं कैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब, आपने भी हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये साल अपने इख्तिताम को पहुंचा। तारीख के सफ़े पर एक नया नक्श छोड़कर आने वाला सुबह, तारीख के उफ़क़ पर एक नए सूरज का तुलू होगा। ये साल बैनुल-अक़वामी सियासत और ताकतों के हवाले से पाकिस्तान के लिए निहायत अहम रहा। इस साल में पाकिस्तान को अल्लाह ने अनगिनत कामयाबियों से नवाजा, जिनमें सफ़े अव्वल अपने से 8 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त देकर दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की दिफा पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। खुशी की बात यह भी है कि इस मार्के में पूरी कौम जिस तरह मुत्तहिद होकर ये जंग लड़ी, ये सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान सिफारतकारी के महाज पर भी कामयाबियां समेटी। बदकिस्मती से सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम में खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ कि नए आने वाले साल का नया दिन पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के खात्मे, इंसानी अमन, सियासी सब्र और ढेरों कामरानियों का सबब बने। मैं ईमान नवाज आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।